हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल को पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर काल को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें गुप्तोत्तर काल की, तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, और जो गुप्त साम्राज्य का पतन है हुन आक्रमण और अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण हुआ है। और जैसे ही अगर बात करें गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश का उदय हुआ। जैसे हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश, उत्तर प्रदेश के कनौज में मौखरी वंश, गुजरात के वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हुन वंश और मालवा में यशोधर्मन वंश। तो इन सभी राजवंशों का अलग अलग क्षेत्र में उदय हुआ। लेकिन अगर बात करें इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश की अगर बात करें, तो इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश जो है थानेश्वर का वर्धन वंश था। तो हम लोग जो हरियाणा का थानेश्वर वंश था, हरियाणा के थानेश्वर का जो वर्धन वंश था, मुख्य तौर पर हमें इस चैप्टर में वर्धन वंश के बारे में ही पढ़ना है। तो अगर बात करें वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश की जो स्थापना है पुष्यभूति वर्धन ने किया है। वहीं अगर बात करें इस वंश के प्रभावशाली शासक की अगर बात करें, तो इस वंश के प्रभावशाली शासक जो है प्रभाकर वर्धन है। और प्रभाकर वर्धन की अगर बात करें, तो प्रभाकर वर्धन का जो विवाह है यशोमती से हुआ था। और यशोमती से प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन पुत्री का विवाह यानी राजश्री का विवाह जो है कनौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा से करवाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्रह वर्मा की हत्या जो है मालवा का शासक देवगुप्त कर देता है, जिस कारण जो राजश्री का भाई राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। और देवगुप्त का मित्र था शशांक। शशांक ने अपने मित्र की बदला लेने के लिए शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। और जो शशांक था शैव धर्म को मानता था, और शशांक ने ही जो बोधगया में बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। फिर अगला शासक जो है वर्धन वंश का हर्षवर्धन बनता है। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और हर्षवर्धन ने 611 ईस्वी में अपनी राजधानी परिवर्तन किया और कनौज को बनाया। हर्षवर्धन के समय में ही 629 ईस्वी में
चीनी यात्री थे जिनका नाम था ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ह्वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया। और जो ह्वेनसोंग है, ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान सांख्य मुनि, इन सभी नामों से ह्वेनसोंग को जाना जाता है। ह्वेनसोंग लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन ह्वेनसोंग ने कश्मीर को नहीं जीत पाया था। और ह्वेनसोंग की अगर बात करें तो ह्वेनसोंग ने उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के बाद दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारत के अभियान के क्रम में ही जब वे नर्मदा नदी के तट पर गए तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था पुलके सिंह द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलके सिंह द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें पुलके सिंह द्वितीय की जीत हुई और हर्षवर्धन की हार हुई। और इस युद्ध के बारे में जानकारी जो है एहोल प्रशस्ति अभिलेख देता है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने किया है। फिर अगर बात करें तो हर्षवर्धन के समय मथुरा जो था सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु को विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि भारतीय इतिहास का परिवर्तन बिंदु विंसेंट स्मिथ ने हर्षवर्धन की मृत्यु को लेकर कहा है। और जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन एक विद्वान शासक थे। उन्होंने कई साहित्यों की रचना की है जैसे नगानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और हर्षवर्धन के दरबार में ही अगर बात करें तो इनका दरबारी कवि जो है बाणभट्ट था और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जीवनी जो है लिखा है। और हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित है और हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने किया है। बाणभट्ट ने ही कादम्बरी की भी रचना किया है। वहीं अगर बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल की तो हर्षवर्धन के शासनकाल में युद्ध एवं शांति विभाग के प्रधान को अवंती, सेनापति को सिंहनाद, अश्वसेना को कुंतल और हस्त सेना को स्कंदगुप्त कहा जाता था। तो हमें हर्षवर्धन काल में यानी वर्धन काल में हमें यहीं तक पढ़ना है। तो चलिए इन सभी बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए
तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश का उदय हुआ। राजवंश का उदय हुआ। हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश, हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मौखरी वंश, और गुजरात के वल्लभी में वल्लभी मैत्रक वंश, पंजाब में हुन वंश, और मालवा में यशोधर्मन वंश, मालवा में यशोधर्मन वंश। और इन सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश जो है वर्धन वंश था। सबसे शक्तिशाली राजवंश वर्धन वंश था। अगर बात करें वर्धन वंश की, वर्धन वंश की अगर बात करें तो वर्धन वंश की जो स्थापना है या स्थापना जो है पुष्यभूति वर्धन ने किया है। पुष्यभूति वर्धन ने। और इस वंश के सबसे प्रभावशाली शासक जो है प्रथम
इस वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक जो है, प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है यशोमती थी, यशोमती। और प्रभाकर वर्धन को यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति होती है। 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। और 1 पुत्री, इसका नाम था राजश्री। और प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का जो विवाह है कनौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ करता है। और ग्रहवर्मा की हत्या जो है मालवा का शासक देवगुप्त कर देता है। और देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन और राज्यवर्धन की हत्या जो है देवगुप्त का मित्र शशांक। और शशांक जो था शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म। और शशांक ने ही जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसको कटवाया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। फिर अगला शासक जो है वर्धन वंश का हर्षवर्धन बनता है। और हर्षवर्धन का शासनकाल जो है, हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन जो था अंतिम महान हिंदू शासक था, भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा
गद्दी पर और 611 ईस्वी में अपनी राजधानी परिवर्तन करके कनौज को बनाया। कनौज को अपनी राजधानी बनाया। और 629 ईस्वी में ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था, यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ह्वेनसांग को नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम किया। जो है ह्वेनसांग ने किया। और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य या कुलपति की बात करें तो इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य या कुलपति जो है शिलभद्र थे। और जो कश्मीर था, हर्षवर्धन के शासन या हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल नहीं था। और उत्तर भारत को जीतने के बाद हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान किया। और दक्षिण भारत के अभियान करने के दौरान ही नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई, जिसकी जानकारी जो है एहोल प्रशस्ति अभिलेख देता है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख। और जो एहोल प्रशस्ति अभिलेख है, इसकी रचना रवि कीर्ति ने किया है। रवि कीर्ति ने इसकी
रचना किया है। इसकी रचना जो है रवि कीर्ति ने किया है। और 647 ईस्वी में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो जाता है। हर्षवर्धन का निधन हो जाता है। और हर्षवर्धन के निधन को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय इतिहास का परिवर्तन बिंदु कहा है। भारतीय इतिहास का परिवर्तन बिंदु की संज्ञा दिया है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा जो था सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षवर्धन जो था एक विद्वान शासक भी था, क्योंकि हर्षवर्धन ने कई सारे साहित्यों की रचना भी किया है। नगानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी साहित्य जो है, इन सभी साहित्यों की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जीवनी को लिखा है। और हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने किया है। कादम्बरी की भी रचना जो है बाणभट्ट ने किया है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया है। हर्षवर्धन ने किया है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि की अगर बात करें तो इनका दरबारी कवि जो है बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवनी को लिखा है। हर्षवर्धन की जीवनी जो है, यानी हर्षचरित की रचना जो है, हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने किया है। और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी की भी रचना जो है, कादम्बरी की रचना जो है, कादम्बरी की भी रचना जो है बाणभट्ट ने किया है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के समय युद्ध एवं शांति विभाग के प्रधान को अवंती कहा जाता था। प्रधान को अवंती कहा जाता था। और सेनापति को सिंहनाद, अश्व सेना के प्रधान को अश्व सेना के प्रधान को कुंतल और
हस्त सेना, हस्त सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था, स्कंदगुप्त कहा जाता था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही व्यापारी को वेनिगर और किसान को बेलार कहा जाता था। तो वर्धन वंश में हमें यहीं तक पढ़ना होता है और अगले क्लास में हम लोग संगम काल यानी दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत कल की क्लास में हम लोग संगम काल को देखेंगे। और संगम काल के अंतर्गत अगर बात करें तो 3 राजवंश आते हैं। एक पहला है चेर, पांड्य और चोल वंश। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।